हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर MIC 5 हिस्ट्री यूनिट 1। आज का जितना भी क्वेश्चन इस क्लास में रहेगा वो पूरा यूनिट 1 से रहने वाला है। यूनिट 1 का आपका क्या सिलेबस है वो भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। यूनिट 1 में आपको पढ़ना था नई शक्तियों का उदय और विकेंद्रीकरण का युग, जिसमें आपको 3 पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट दिया गया था हुन आक्रमण और उसका प्रभाव के बारे में पढ़ना है, और दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है हर्ष, प्राचीन भारत के अंतिम हिंदू शासक, और तीसरा पॉइंट आपको दिया गया है राजपूतों की उत्पत्ति, विभिन्न सिद्धांत। तो ये तीनों टॉपिक से आज हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप सभी के लिए। तो ऊपर का जो 2 टॉपिक है वो पूरा हम कंप्लीट करेंगे। इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें राजपूत से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है वो पूरा हम अगले पार्ट में करने वाले हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा कराना पॉसिबल नहीं है। तो आप सभी को करना क्या है कि क्लास में अंत तक बने रहना है। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा और VVI क्वेश्चन भी आपको बताया जाएगा, उसको नोट डाउन कर लेना है, और प्लस में सारा आंसर भी आप सभी को स्क्रीनशॉट लेते चलना है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश में। एक्सप्लेन द ह्यूना इन्वेजन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एंशिएंट इंडिया। हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया है हुनों के आक्रमण तथा उसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको क्या आंसर लिखना है? इसमें आपको आंसर लिखना है 5वीं और 6ठी शताब्दी में भारत पर हुनों ने आक्रमण किया। कब किया? तो 5वीं और 6ठी शताब्दी में हुन क्या करते हैं? भारत पे आक्रमण करते हैं। हुन मध्य एशिया की एक घुमंतु और युद्ध प्रिय जाति थे। तो इसका कहने का मतलब है कि हुन क्या थे? एक घुमंतु जाति और युद्ध प्रिय। घुमंतु का मतलब क्या है कि इधर उधर घूमते रहते थे ये हमेशा, और इनको युद्ध करना पसंद होता था। तो हुन क्या है? एक प्रकार का जाति है जो कि हमेशा इधर उधर घूमते रहते थी और इनको युद्ध करना पसंद है। और ये कहाँ के हैं? तो ये मध्य एशिया के हैं। वे उत्तर पश्चिमी सीमा से भारत में प्रवेश किए और उन्होंने कई क्षेत्रों पर हमला किया। इनका कहने का मतलब है कि हुन क्या करते हैं? उत्तर पश्चिमी सीमा से क्या करते हैं? भारत में आते हैं, और आने के बाद भारत के कई क्षेत्रों पर हमला भी करते हैं। तो भारत में हुनों के प्रमुख कुछ शासक भी थे, जिनका नाम है तोरमान और उसका पुत्र मिहिरकुल। तोरमान के पुत्र का नाम है मिहिरकुल। तो मिहिरकुल से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये याद रखना है। अगले क्लास में हम इसे क्वेश्चन करेंगे। तो मिहिरकुल को बहुत क्रूर शासक माना जाता था। तो हुन के आक्रमण के समय भारत में गुप्त साम्राज्य का शासन था। तो जब हुन आक्रमण करने आए भारत पे, तो उस टाइम में भारत पे गुप्त साम्राज्य का शासन चल रहा था। तो इन लगातार आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य कमजोर हो गया और इसका पतन हो चुका था। तो ये जो लगातार आक्रमण करते हैं हुन भारत पे, तो इसके कारण से क्या हुआ कि गुप्त साम्राज्य कमजोर हो गया और इसका पतन हो चुका था। तो इससे भी एक क्वेश्चन डिटेल में पूछा जाता है, लॉन्ग में पूछा जाता है। गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण पूछा जाता है। तो अगले क्लास में हम करने वाले हैं, तो वो क्लास आप सभी को जरूर अटेंड करना है। तो बाद में मालवा के शासक यशोधर्मन और गुप्त शासक नरसिंह गुप्त ने मिलकर हुनों को पराजित किया। यहाँ पे स्पेस होगा, हुनों को पराजित किया। तो मालवा के शासक का क्या नाम था? यशोधर्म, और गुप्त के शासक नरसिंह गुप्त, ये दोनों क्या करते हैं कि मिल करके हुनों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और उसको हराते हैं। तो हुनों के आक्रमण से भारत में राजनीति अस्थिरता बढ़ी और छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। तो जब हुनों के आक्रमण की वजह से क्या हुआ कि भारत में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ चुका था और छोटे छोटे राज्य का उदय हो चुका था। यानी छोटे छोटे राज्य क्या कर रहे थे? उभर करके सामने आ रहे थे। तो इसके साथ ही व्यापार और कृषि को भी नुकसान हुआ। तो आक्रमण की वजह से व्यापार और कृषि को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। हालांकि बाद में कई हुन भारतीय समाज में मिल गए और उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपना लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हुन भारतीय साम्राज्य में मिलजुल जाते हैं और भारतीय संस्कृति को अपना लेते हैं। तो इस प्रकार हुनों के आक्रमण का प्राचीन भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप सभी को समझ में आ गया होगा। इतना ही आंसर लिखना है आपको। ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा गया है तो शॉर्ट में इतना ही लिखना है। अगर लॉन्ग में पूछा जाता तो आपको इससे भी ज़्यादा लिखना पड़ता। तो आपको करना क्या है कि इस क्वेश्चन को
लॉन्ग में भी सर्च करके लिख लेना है, क्योंकि लॉन्ग में भी पूछ सकता है, कोई ठीक नहीं है, इसीलिए हम आपको क्वेश्चन दे दिए हैं। तो आप सभी को क्या करना है, गूगल से सर्च करके भी लॉन्ग में इसका और आंसर इसमें ऐड ऑन करके लिख लेना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अगला सवाल पूछा गया है, डिस्कस हर्षद एज द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया। इसका कहने का मतलब है कि हर्ष को प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू शासक क्यों कहा जाता है, इस बात को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको क्या आंसर लिखना है, तो हर्षवर्धन प्राचीन भारत के महान शासक में से एक शासक हैं। ये आपको याद रखना है कि प्राचीन भारत के महान शासक में से एक शासक है जिनका नाम है हर्षवर्धन, यानी इसको हर्ष भी कहा जाता था, इनको हर्ष भी कहा जाता था और हर्षवर्धन इनका नाम है। तो उनका शासनकाल 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक का था, ये भी आपको याद रखना है। और वे पुष्यभूति वंश के शासक थे और उनकी राजधानी कन्नौज थी। वो कहाँ के शासक थे, तो पुष्यभूति वंश के शासक थे और उनकी राजधानी कन्नौज थी। तो अपने भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद हर्ष ने सिंहासन संभाला। तो जब उनके भाई, जिनका नाम था राजवर्धन का मृत्यु हो जाता है, तो हर्ष क्या करते हैं, राजगद्दी संभालते हैं और उत्तर भारत के कई राज्यों को जीतकर एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। तो उत्तर भारत में कई ऐसे राज्य है जिसको जीत करके वो क्या करते हैं, एक शक्तिशाली साम्राज्य को स्थापित करते हैं। तो हर्ष एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। ये आपको पूछा जाएगा अगर ऑब्जेक्टिव में, तो ये आपको याद रखना है, हर्ष एक न्यायप्रिय और दयालु शासक था और वे अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करते थे। तो वे क्या करते थे कि प्रजा की भलाई के लिए काम भी करते थे, दयालु भी थे और न्यायप्रिय भी थे और कई जगहों को, कई राज्यों को वो जीत भी चुके थे। तो वे हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। तो क्या थे कि वो हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन वो बौद्ध धर्म को बाद में अपना लेते हैं। तो उनके शासनकाल में साहित्य, कला, संस्कृति का विकास हुआ था। ये भी आपको याद रखना है कि उनके काल में क्या हुआ, उनके शासनकाल में क्या हुआ, साहित्य और कला और संस्कृति का विकास हुआ था। स्वयं हर्ष ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे। तो हर्ष क्या करते हैं, कुछ नाटक लिखते हैं जिनका नाम यहाँ पे लिखा गया है, नागानंद और रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो ये नाटक का नाम है जो कि हर्ष के द्वारा लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। तो उनके समय में चीन का प्रसिद्ध यात्री जिसका नाम था सुएंजेंग भारत आया था। तो उनके समय में जब हर्ष का शासनकाल चल रहा था, तो उस टाइम में सुएंजेंग भारत आते हैं, जिसने हर्ष के शासन और प्रशासन की बहुत प्रशंसा की। और हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में कोई बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित नहीं हो सका। तो जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उत्तर भारत में कोई भी बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाया था। तो इसीलिए इतिहासकार उन्हें प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू शासक मानते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हर्ष को क्यों अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप सभी को इतना ही लिखना है, प्लस में आपको याद भी रखना है, इसको लॉन्ग में पूछेगा तो लॉन्ग में भी लिख देना है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डिस्कस द ओरिजिन ऑफ द राजपूत एंड एक्सप्लेन द वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग देयर ओरिजिन। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो एक बात आप सभी को क्या करना है कि ध्यान रखना है कि आपका ये जो सिलेबस दिया गया है माइनर पेपर 5 में, ये सिलेबस सेम टू सेम उठाया गया है, आपका मेजर पेपर से उठाया गया है। BA 4 सेमेस्टर का मेजर पेपर का जो क्लास करवाया गया था, सेम टू सेम वहीं से ये सिलेबस आपका मिलता जुलता पूरा है। तो अगर आप सभी का एग्ज़ाम, अभी तो इंटरनल एग्ज़ाम आप सभी का होने वाला है, तो आप सभी अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको क्या करना है, BA 4 सेमेस्टर में मेजर पेपर में जो क्लास करवाया गया था वो क्लास जा कर के अटेंड कर लेना है। और बाकी हम ये क्लास तो अभी कंटिन्यू करवाने वाले हैं, तो एग्ज़ाम से पहले पूरा कोशिश रहेगा कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप सभी का। तो चलिए अब हम आंसर देख लेते हैं। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, मध्यकालीन भारत में राजपूत एक महत्वपूर्ण और वीर योद्धा वर्ग के रूप में प्रसिद्ध थे। तो किस रूप में प्रसिद्ध थे, तो मध्यकालीन भारत में ये प्रसिद्ध थे, योद्धा वर्ग के रूप में प्रसिद्ध थे।
तो उनका मुख्य कार्य राज्य की रक्षा करना और युद्ध करना। तो राजपूतों का कार्य ही होता है राज्य की रक्षा करना और युद्ध करना, ये राजपूतों का कार्य ही होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकारों में विभिन्न मत थी, मतलब कुछ इतिहासकार का कुछ कहना था, कुछ का कुछ कहना था। तो अभी आपको आगे पता चलेगा कि कौन कौन से इतिहासकार क्या क्या बोलते हैं। तो एक सिद्धांत अग्निकुंड सिद्धांत है, ये आपको याद रखना है, अग्निकुंड सिद्धांत। तो आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिद्धांत के बारे में बताइए, तो आपको नाम लिखना है अग्निकुंड सिद्धांत, जिसके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति माउंट आबू में किए गए एक यज्ञ के अग्निकुंड से हुई थी। इसका कहने का मतलब है अग्निकुंड सिद्धांत में क्या होता है कि अग्निकुंड सिद्धांत में होता है कि कुछ जो ब्राह्मण होते हैं वो माउंट आबू के पर्वत पे बैठ करके यज्ञ कर रहे होते हैं। तो जब वो यज्ञ कर रहे होते हैं तो कुछ राक्षस क्या करते हैं कि उस यज्ञ में ब्लड डाल देते हैं या हड्डी फेंक देते हैं, मतलब कि उस पूजा को भंग करते हैं। यज्ञ के दौरान वो क्या करते हैं, उस पूजा को भंग करते हैं। इसी गुस्सा की वजह से ब्राह्मण क्या करते हैं, उस यज्ञ के दौरान ही भगवान से प्रार्थना करके कुछ वीर योद्धा को उत्पन्न करते हैं उस अग्निकुंड से। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम अग्निकुंड रखा गया है, क्योंकि उस अग्नि से कुछ वीर योद्धा को जन्म दिया जाता है। और इससे प्रतिहार, परमार, चौहान और सोलंकी जैसे 4 प्रमुख राजपूत वंश उत्पन्न हुए। तो वो जो अग्निकुंड से जो वंशज का उत्पत्ति हुआ था वो कौन थे, तो पहले थे प्रतिहार, दूसरा परमार और तीसरा चौहान और चौथा सोलंकी। तो ये 4 राजपूतों का उत्पत्ति हुआ उस अग्निकुंड से। तो उस अग्नि से ही इन सभी का उत्पत्ति हुआ था। ब्राह्मण क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और ऐसे वीर योद्धाओं को मांगते हैं भगवान से। हालांकि इतिहासकारों इसे पौराणिक कथा मानते हैं। तो इतिहासकार इसको पौराणिक कथा मानते हैं कि ये बनाई गई कथा है, बल्कि ये सच नहीं है, ऐसा मानते हैं इतिहासकार। दूसरा सिद्धांत विदेशी मूल का है। तो एक सिद्धांत का नाम था अग्निकुंड और दूसरा सिद्धांत का नाम है विदेशी मूल। तो इस सिद्धांत का क्या कहने का मतलब है, इस सिद्धांत का कहना है कि जिसके अनुसार शक, हूण, कुषाण जैसी विदेशी जाति भारत में आकर भारतीय समाज में मिल गई और बाद में राजपूत कहलाने लगी। तो इस सिद्धांत का कहने का मतलब है विदेशी मूल। तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या हुआ कि शक, हूण और कुषाण ये कुछ जाति है जो कि क्या करती है, ये विदेशी जाति है। ये भारत में आती है, भारत में आकर के भारतीय समाज में मिल जाती है और मिल जाने के बाद में ये भारत में राजपूत के नाम से जाने लगते हैं। इसीलिए इनको विदेशी मूल का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि ये विदेश से आए हुए हैं और आकर के अपने भारत में मिल जाते हैं और यही की संस्कृति को अपना लेते हैं। तो अब तक हम 2 सिद्धांत के बारे में जान चुके हैं। अब हम तीसरा सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तीसरा सिद्धांत यह बताता है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रिय वंशों के वंशज थे। तो तीसरा सिद्धांत का ये कहना था कि राजपूत क्या है कि प्राचीन क्षत्रिय वंश के वंशज हैं। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मिश्रित है। तो ये आपका चौथा सिद्धांत है कि कुछ इतिहासकार का कहना था कि राजपूतों का उत्पत्ति मिश्रित है, न राजपूत विदेशी है, न राजपूत अग्निकुंड से पैदा लिए हैं, न राजपूत कोई वंशज हैं, किसी के वंशज हैं। तो ये कहना था आज के इतिहासकारों का कि राजपूतों की उत्पत्ति क्या है, मिश्रित है, अर्थात इसमें प्राचीन क्षत्रिय, विदेशी जाति, स्थानीय योद्धा समूह सभी शामिल थे। तो इसमें क्या थे कि ये सभी लोग शामिल थे, न कि कोई विदेशी, न कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग सिद्धांत मिलते हैं, लेकिन अधिकांश इतिहासकार मिश्रित उत्पत्ति के सिद्धांत को अधिक सही मानते हैं। तो कुछ इतिहासकार का कहना था कि अग्निकुंड से उनका उत्पत्ति हुआ है, तो कुछ का कहना था कि वो विदेशी हैं और कुछ का कहना था कि वे क्या है कि कुछ क्षत्रिय वर्गों के वंशज हैं वो। तो ये तीनों सिद्धांत को इतिहासकार नहीं मानते हैं, बल्कि वो किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो देते हैं मिश्रित को इम्पोर्टेंस, कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो मिश्रित हुई। तो आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी एक चीज़ हम भूल गए, आप सभी को वीवीआई क्वेश्चन भी बताना था कि कौन सा क्वेश्चन वीवीआई है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वीवीआई है, इसे ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और ये दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी ज़रूर पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी ज़रूर पूछेगा, तो ये आपको इस सब पे ध्यान देना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, एक्सप्लेन द एज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारतीय में विकेंद्रीकरण के युग की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में एक नई राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुई जिसे इतिहास में विकेंद्रीकरण का युग कहा जाता है। तो गुप्त साम्राज्य का जब पतन हो जाता है उसके बाद भारत में एक राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हो चुका था जिसे इतिहास के विकेंद्री का युग माना जाता है। इतिहास में क्या कहा जाता है? विकेंद्री का युग कहा जाता है। तो इस समय कोई भी एक शक्तिशाली साम्राज्य पूरे उत्तर भारत पर शासन नहीं कर रहा था। तो इसके साथ कई छोटे छोटे राज्य और राजवंशों का उदय हुआ। इसके साथ क्या हुआ? कुछ छोटे छोटे राज्यों का और राजवंशों का उदय हो चुका था। तो विभिन्न क्षेत्रों में स्थायी शासक स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। तो इस कारण राजनीतिक शक्ति एक केंद्र में न होकर अलग अलग क्षेत्रों में बट गई थी। तो इस समय राजपूतों और अन्य अस्थायी शासकों का महत्व बढ़ चुका था। हालांकि इस युग में राजनीतिक एकता कमजोर थी, लेकिन क्षत्रिय संस्कृति, कला, साहित्य का विकास हुआ था। तो इस समय इन तीनों का विकास हुआ था। तो इस प्रकार गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद का समय भारत के इतिहास में विकेंद्री का युग माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है विकेंद्री का युग के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया आफ्टर द फॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। यानी गुप्त साम्राज्य का जब पतन हो चुका था तब भारत में राजनीतिक स्थिति कैसा था, इसके बारे में आपको बताना है। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति कमजोर और अस्थिर हो चुकी थी। तो जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो भारत की राजनीति क्या हुआ? एकदम कमजोर हो चुकी थी। तो गुप्त शासकों की शक्ति कम होने के बाद देश में कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हो चुका था। तो जब गुप्त शासकों कमजोर हो चुके थे पूरा, तब छोटे छोटे राज्य उभर करके सामने आते हैं। तो उत्तर भारत में मौखरी, वर्धन और गुर्जर, प्रतिहार और अन्य कई राजवंश सत्ता के लिए संघर्ष करने लगे। तो उत्तर भारत में मौखरी, वर्धन और गुर्जर, प्रतिहार ये सब क्या करते हैं? आपस में लड़ाई करते हैं और संघर्ष करने लगते हैं सत्ता के लिए। तो इस समय विदेशी आक्रमण भी हुए। तो इसी टाइम में क्या होता है कि विदेशी लोग आकर के आक्रमण भी करते हैं, जिनमें हुनों का आक्रमण महत्वपूर्ण था, जो कि आप अभी तुरंत पढ़ चुके हैं कि हुन भारत में आए थे और आक्रमण किए। और आगे लिखा गया है, राजनीतिक एकता समाप्त हो गई और शक्ति अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ चुकी थी। तो इस कारण की वजह से क्या हुआ कि बार बार युद्ध और संघर्ष होने लग गया था। तो हालांकि इस समय छोटे राज्यों का विकास भी हुआ था और स्थानीय संस्कृतियों को बढ़ावा भी दिया गया था। तो इसीलिए गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद का समय राजनीतिक विभाजन और नए राज्यों के उदय का समय माना जाता है। जैसा कि आप अभी पढ़ चुके हैं कि छोटे छोटे राज्य उभर करके सामने आते हैं। और भारत की स्थिति कैसी थी कि भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी थी गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि एक्सप्लेन द राइज ऑफ राजपूत पावर इन अर्ली मेडाइवल इंडिया, यानी प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में राजपूत शक्तियों के उदय की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कई नई नई शक्तियों का उदय हुआ, छोटे छोटे राज्यों का भी उदय हुआ था। तो जिनमें राजपूत शक्तियाँ प्रमुख थी। तो जिनमें क्या था कि कौन सी शक्ति प्रमुख थी? तो राजपूत। तो राजपूत वीर और योद्धा माने जाते थे और उनका प्रमुख कार्य था राज्य की रक्षा करना। तो राजपूत को वीर योद्धा माना जाता था और उनका कार्य था राज्य की रक्षा करना। तो विकेंद्रीकरण के युग में जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई तब कई राजपूत राजवंशों ने अलग अलग क्षेत्र में अपने राज्य स्थापित किए। तो इनमें से जो है उनका कुछ नाम दिया गया है। तो इनमें से कौन कौन है? प्रतिहार,
चौहान, परमार और सोलंकी जैसे वंश प्रमुख थे। ये आपको 4 नाम याद रखना है। तो इन राजपूत शासकों ने अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत शासन स्थापित किया और अपनी संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा भी दिया। राजपूतों ने किला, मंदिर, नगर का निर्माण भी कराया। हालांकि राजपूतों में आपसी संघर्ष भी होता रहता था। ये क्या करते थे, आपस में लड़ते रहते थे, जिसके कारण वे एक मजबूत और एकीकृत साम्राज्य स्थापित नहीं कर सके। ये आपस में लड़ते रहते थे, जिस वजह से क्या हुआ कि एक मजबूत और एकीकृत साम्राज्य का स्थापित नहीं हो पाया था। और आगे लिखा गया है, फिर भी मध्यकालीन भारत की राजनीति में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि इनका कुछ योगदान भी था। ये कुछ मंदिर बनवाते हैं, तो कुछ नगर का निर्माण भी करवाते हैं और अपने अपने राज्य में अपने अपनी संस्कृति को बढ़ावा भी देते हैं। तो कुछ योगदान राजपूतों का मध्यकालीन में रहा है। भले ये मजबूत और एकीकृत साम्राज्य को स्थापित नहीं कर पाए होंगे, लेकिन फिर भी इनका योगदान मध्यकालीन में रहा है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ हर्ष टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर। यानी इसका कहने का मतलब है कि प्रशासन और संस्कृति के क्षेत्र में हर्ष के योगदान का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, हर्षवर्धन प्राचीन भारत के एक महान शासक थे, जिन्होंने प्रशासन और संस्कृति दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हर्षवर्धन क्या थे, प्राचीन भारत के महान शासक थे और इनका कुछ योगदान रहा है। तो किस क्षेत्र में योगदान रहा है, तो प्रशासन में और संस्कृति, ये दोनों क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो उन्होंने एक सुव्यवस्था प्रशासन स्थापित किया, जिसमें अधिकारियों को अलग अलग कार्य सौंपे गए थे। तो ये क्या करते हैं, एक सुव्यवस्था प्रशासन स्थापित करते हैं और उसमें क्या करते हैं कि अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग कार्य सौंपते हैं। आगे लिखा गया, हर्ष अपनी प्रजा के प्रति दयालु और न्यायप्रिय थे। तो हर्ष कैसे स्वभाव के थे, तो वो दयालु और न्यायप्रिय थे और वे जनता की समस्याओं को सुनते भी थे। तो उन्होंने क्या किया कि सड़क और धर्मशालाओं और अस्पतालों का निर्माण कराया। तो हर्ष क्या करते हैं, किन चीज़ों का निर्माण करवाते हैं, तो वो सड़क का, धर्मशाला का और अस्पताल का, इन 3 चीज़ों का निर्माण करवाते हैं। तो हर्ष कला और साहित्य के भी बड़े संरक्षक थे। तो उनके समय में विद्वानों और कवियों को संरक्षण मिला। उनके समय में क्या होता है कि विद्वानों और कवियों को भी संरक्षण मिलता है। तो स्वयं हर्ष एक विद्वान थे और उन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे नाटक भी लिखे। ये नाटक का नाम आपको याद रखना है। ये 3 नाटक लिखा गया था हर्ष के द्वारा और उनके शासन काल में शिक्षा और धर्म का भी विकास हुआ था। तो शिक्षा को भी महत्व दिया गया और धर्म का भी विकास हुआ। तो उनके दरबार में कई विद्वान उपस्थित रहते थे और विदेशी यात्री भी भारत आए थे, जिनका नाम क्या था वो आपको कमेंट में बताना है कि उनका नाम सुनजेंग था, जो कि भारत में आए थे। तो इस प्रकार हर्ष ने प्रशासन, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये आपको याद रखना है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। यानी इसका कहने का मतलब है गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन VVI है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये भी पूछ सकता है, क्योंकि ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया था। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप सभी को नोट डाउन कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है गुप्त साम्राज्य का पतन कई कारण की वजह से हुआ था, जिसमें सबसे प्रमुख कारण है हुनों के आक्रमण। थोड़ा सा तबीयत खराब है, गला भी फंसा हुआ है, इसलिए आप सभी को क्या करना है कि एडजस्ट कर लेना है। तो आगे लिखा गया है कि हुनों ने उत्तर पश्चिमी से भारत पर आक्रमण किया और गुप्त साम्राज्य को कमजोर कर चुका था। हुन क्या करते हैं, उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में प्रवेश करते हैं, भारत पे आक्रमण करते हैं और गुप्त साम्राज्य का पतन हो चुका होता है उस टाइम में। तो इसके अलावा गुप्त शासक की शक्ति धीरे धीरे कम होती गई और बाद के शासक उतने योग्य नहीं थे कि वो भारत को संभाल पाए। तो साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाने के कारण उसे नियंत्रित करना भी कठिन हो गया था। तो
प्रांतीय शासक धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे और उन्होंने अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित किए। जैसा कि आप अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके थे कि छोटे छोटे राज्य उभर करके सामने आ रहे थे युद्ध की वजह से। तो आर्थिक समस्याओं और लगातार युद्धों के कारण भी साम्राज्य कमजोर हो चुका था। जब कंटिन्यू लड़ाई होगा तो उससे क्या होगा कि आर्थिक कमजोरी तो आएगी ही, पैसा तो खत्म होगा ही और साम्राज्य कमजोर हो चुका था। तो इन सभी कारण से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया और भारत में राजनीतिक एकता समाप्त हो चुकी थी। तो ये क्वेश्चन आपको डिटेल में भी पूछेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को डिटेल में लिख लेना है। यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है पर इसको आपको डिटेल में लिखना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, डिस्क्राइब द लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ हर्ष, यानी हर्ष के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको लिखना है, हर्षवर्धन प्राचीन भारत के एक महान और शक्तिशाली शासक थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पुष्यभूति वंश में हुआ था। और उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था प्रभाकवर्धन और उनके भाई का नाम था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन का जब मृत्यु हो जाता है उसके बाद 606 ईस्वी में हर्ष क्या करते हैं? राजगद्दी को संभालते हैं। तो उन्होंने उत्तर भारत के कई क्षेत्रों को जीत करके एक मजबूत साम्राज्य स्थापित किया था। तो उनकी राजधानी थी कन्नौज। और वे कैसे राजा थे? तो वे एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। वे अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य भी करते थे। वो सड़क, धर्मशाला और अस्पताल का निर्माण भी करवा चुके थे। तो उनके समय में कला और साहित्य को भी महत्व दिया गया था और वे खुद एक विद्वान भी थे। तो उन्होंने 3 प्रकार की नाटक लिखी जिसका नाम था नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और आगे लिखा गया है, उनके समय मेंचिन का प्रसिद्ध यात्री जिसका नाम था स्वयंजिंग, वो भारत आए थे। वो क्या करते हैं? भारत आने के बाद हर्ष की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था की प्रशंसा करते हैं। और इसी प्रकार हर्ष का जीवन और शासनकाल प्राचीन भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर इतना ही लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्ष, यानी हर्ष के प्रशासन का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है, हर्ष का प्रशासन काफ़ी संगठित और सुव्यवस्थित था। तो यहाँ पे सुव्यवस्थित का क्या मतलब है? सुव्यवस्थित का मतलब है वेल ऑर्गेनाइज्ड या सिस्टमेटिक तरीके से इसका व्यवस्था किया गया था। तो आगे लिखा गया है, वे एक पश्चिमी और न्यायप्रिय शासक थे जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करते थे। तो क्या थे? पश्चिमी और न्यायप्रिय शासक थे, अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य भी करते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो राज्य का शासन विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से चलाया जाता था। साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था और प्रत्येक प्रांत का प्रशासन प्रांतीय अधिकारियों द्वारा संभाला जाता था। हर समय समय पर राज्य का निरीक्षण करते थे और जनता की समस्याओं को सुनते भी थे। तो समय समय पर क्या करते थे कि देखरेख भी करते थे, निरीक्षण करते थे और जनता की समस्याओं को सुनते थे। तो उन्होंने सड़क, विश्राम गृहों और अस्पतालों का निर्माण कराया जिससे यात्रियों और गरीब लोगों को सुविधा मिलती थी। तो हर्ष धर्म सहिष्णुता में विश्वास रखते थे, यानी ये धर्म में विश्वास रखते थे और विभिन्न धर्मों को सम्मान देते थे। तो विभिन्न धर्मों को क्या करते थे? सम्मान भी करते थे। तो उनके शासनकाल में शांति, व्यवस्था और संस्कृति विकास देखने को मिलती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द राजपूत इन मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री, यानी इसका कहने का मतलब है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में राजपूतों के महत्व की चर्चा कीजिए। इसमें आपको लिखना है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में राजपूतों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है और राजपूत वीरता, साहस और युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध थे। तो मध्यकालीन में राजपूत क्या थे? बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो उन्होंने कई क्षेत्रों में अपने राज्य स्थापित किए और अपने राज्यों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष भी करते थे। तो प्रतिहार, चौहान और परमार और सोलंकी जैसे राजपूत वंशक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो इन चारों का नाम आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। तो राजपूतों ने किला, मंदिर और नगर का निर्माण कराया जिससे कला और वास्तुकला का विकास हुआ। तो इन सभी का निर्माण कराया गया जिस वजह से क्या हुआ कि वास्तुकला और कला का भी विकास हुआ था। तो वे अपनी संस्कृति, परंपराओं और
सम्मान के लिए भी जाने जाते थे, तो वे अपनी संस्कृति को महत्व भी देते थे। हालांकि राजपूतों में आपसी संघर्ष भी होते रहते थे, तो राजपूत क्या करते थे कि आपस में लड़ते रहते थे, जिस वजह से क्या हुआ कि एक मजबूत प्रशासन व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाया था, जिसके कारण वे एक बड़ा और एकीकृत साम्राज्य स्थापित नहीं कर सके। तो युद्ध की वजह से क्या हुआ कि वे एक बड़ा और एकीकृत साम्राज्य का स्थापित नहीं कर पाए। फिर भी मध्यकालीन भारत में भारत की राजनीति, संस्कृति और समाज के विकास के राजपूतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पार्ट 1 में इतना ही क्वेश्चन था। अब हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। PBI क्वेश्चन सारा का सारा रहेगा। जो राजपूत सेक्शन से बच गया है वो पूरा हम राजपूत का क्वेश्चन करवाएंगे अगले क्लास में। तो आई होप कि ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप सभी का एग्ज़ाम भी है, तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। तो क्या करना है, क्लास को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जब भी क्लास अपलोड हो तुरंत क्लास को अटेंड कर लेना है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर बताना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।